हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर दीप क्लासेस बाय अमरदीप में आप सभी का स्वागत है। और इस बार मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ संविधान सभा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया था आपको कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो संविधान सभा की जो मांग है वो समय समय पर कब कब हुई और किस संविधान संशोधन या संविधान संगठन या मैं किस पार्टी की बात करूं तो समय समय पर कब कब उसमें जो है परिवर्तन या बदलाव देखने को मिले। किसने औपचारिक मांग रखी, किसने अनौपचारिक मांग रखी, भारत शासन अधिनियम में कब आया। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो मैंने पहली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस की थी। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि संविधान सभा जो भारत में बनी हुई थी उस संविधान सभा को बनने में और उस संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए थे, कितने कितने सदस्यों ने उसमें चुनाव लड़ा और कौन कौन सदस्य कहाँ कहाँ से यानी कि किस किस पार्टी से कितने निर्वाचित थे, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे, कितने सदस्य मनोनीत थे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं संविधान सभा के निर्माण की यानी कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि कैसे कैसे वो बनी है, उसका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, कितने उसमें सदस्य थे, कितने निर्वाचित थे, कितने उसमें मनोनीत थे, तो आइए बात करते हैं। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उस संविधान सभा के निर्माण में सबसे पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। यानी कि आपके मन में अभी विचार आया होगा कि भारत जो है इतना बड़ा देश है लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 389 यानी कि 389 सदस्यों को ही क्यों चुना गया। तो दोस्तों आइए इस बात को मैं आपको बताता हूँ। उस समय जो जनसंख्या थी भारत की वो लगभग लगभग 40 करोड़ के पास थी। तो एक सदस्य जो था यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके एक रिप्रेजेंटेटिव को 10 लाख लोगों के लिए चुना गया। तो 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। तो उस स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि एक सदस्य यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों के ऊपर शासन करेगा। तो इसलिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 ली गई थी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही था कि संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 389। अब मन में विचार आया था कि 389 क्यों है, तो उसका मैंने आपको कारण बताया है कि उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 40 करोड़ के पास थी। तो ये समझा गया कि एक सदस्य 10 लाख लोगों के ऊपर राज कर सकता है। तो जब 389 मेंबर हुए तो तब भारत की जो राज्य व्यवस्था थी, तब जो भारत की भौगोलिक स्थिति ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, तो उसमें बहुत सारी डिसिमिलरिटीज थी, विभिन्नताएं थी, डाइवर्सिटी थी, बहुत सारे कारण थे। तो ऐसा संभव नहीं था कि कुछ सदस्यों को निर्वाचित किया जाए और कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाए, यानी कि सभी सदस्यों का चुनाव होना असंभव सी चीज थी। तो उस समय क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 292 और 4 यानी कि अगर मैं बात करूं 292 ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, भारतीय ब्रिटिश प्रांत यानी कि वो हिस्से जो लगभग लगभग अंग्रेजों के अधीन थे, तो उन क्षेत्रों में जो है चुनाव की सुविधा की गई और 292 मेंबर को इलेक्टेड किया गया। तो 292 के बाद 93 यानी कि 93 सीट या आप जगह बोल सकते हो कि 93 सदस्य वे थे जो प्रिंसली स्टेट लगभग उन चीजों को बोला जाता है जहां राजा रजवाड़ों का शासन था। तो उस समय भी जब भारत आजाद हुआ था तो 93 सीट ऐसी थी जहां राजा रजवाड़ों का राज था। तो उन जगह जो है उन सदस्यों को मनोनीत किया गया। मनोनीत दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे आप समझिए कि आपके गांव का जो प्रधान है और आपके गांव में जब चुनाव होंगे तो चुनाव में जो जीत कर कैंडिडेट आएगा तो उसे तो बोलेंगे इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित चुनने के बाद। और जो नॉमिनेटेड शब्द है इसमें बिना किसी चुनाव के, बिना किसी इलेक्शन के किन्हीं भी व्यक्तियों को नाम उनका भेज दिया जाता है और फिर उन्हीं नाम पर सहमति हो जाती है। जैसे अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत कर सकता है, उसके पास ये उसकी शक्ति होती है। तो 292 सदस्यों को ब्रिटिश प्रोविंस और 93 जो है प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे। तो अगर मैं बात करूं 4 सदस्य
जो इलेक्टेड हुए वो हमारी जो कमिश्नरी है। अब कमिश्नरी को याद करने का मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है आप सभी के लिए, तो जो आपको पसंद भी आएगी। तो लगभग लगभग जब हम याद करते हैं तो कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती, तो लेकिन अगर कुछ चीजें ट्रिक के तौर पर याद की जाए तो हमें मजा भी आता है पढ़ने में, और ऑब्वियसली वो चीजें हमें अच्छी भी लगती है। तो 4 भारत में कमिश्नरी थी संविधान सभा के समय। तो ए बी सी डी, आपको एबीसीडी ध्यान रखना है, ए बी सी डी। ए का मतलब यानी कि अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, बी बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान में है, कुर्क ये आज के समय में कर्नाटक में है, और डी यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जिनसे चुनने वाले जो सदस्य थे वो भी इलेक्टेड थे। तो सिर्फ दोस्तों ध्यान रखना 93 जगह ही या 93 सदस्य ऐसे थे जहां से प्रिंसली स्टेट से लोगों को नॉमिनेट यानी कि मनोनीत किया गया। अब बात करते हैं कि संविधान सभा का चुनाव। देखिए दोस्तों, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ हमारे भारत में, जो चुनाव कराने की तरीका है वो प्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो प्रत्यक्ष चुनाव की अगर मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जो व्यक्ति 18 या 18 साल से ऊपर की आयु में है, अर्थात अबव 18 जो है, तो वो उसको वोट देने का अधिकार है। तो प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिनमें 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति वोट कर सकते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव वे होते हैं जिसमें आम जनता यानी कि साधारण जनमत जो है वोट देने का अधिकार नहीं रखता, यानी कि कुछ चुनिंदा लोग ही होंगे जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, फिर वो लोग दूसरे इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, यानी कि जो भी चुनाव होगा उसमें वो वोट डालने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है भारत में, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। तो उसमें भारत की आम जनता यानी कि अगर मैं बात करूं मैं 18 साल से ऊपर का हूं, तो 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यानी कि साधारण जनता यानी कि आम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो संविधान सभा को जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, क्योंकि ये जो चुनाव था इसमें इलेक्टेड मेंबर भी थे और मनोनीत मेंबर भी थे। प्रांतीय विधानसभाओं के 1585 सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया। देखो 1585 यानी कि जो इलेक्शन लड़ने वाले जो सदस्य थे, या मैं बात करूं संविधान सभा में जब सदस्यों के लिए नामित किया गया या नाम लिखवाया गया या उन सदस्यों को चुना गया, फिर उन 1585 सदस्यों में से भारत में 296 सदस्यों को ही इलेक्शन यानी कि वे लोग इलेक्टेड हुए। अब बात करते हैं कि जैसे भारत बहुत बड़ा देश था और भारत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है। आप देखते होंगे हमारे जो संविधान है उसमें भी जब आप प्रियम्बल पढ़ने की कोशिश करोगे यानी कि प्रस्तावना पढ़ोगे, तो प्रस्तावना में भी एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों का, सभी धर्मों के लोगों का आदर सम्मान किया जाएगा, किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सभी धर्मों में समानता होगी। और आप अगर संविधान में पढ़ोगे मौलिक अधिकारों में भी समानता का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, यानी कि हमारा जो देश है वो लगभग लगभग सभी समुदाय को, सभी धर्मों को विशेष रूप से समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो आइए जब हम 389 मेंबर का इलेक्शन करेंगे यानी कि 389 389 सदस्यों का चुनाव करेंगे, तो इसमें भी लगभग लगभग सभी वर्गों, सभी धर्मों का, सभी जातियों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उस समय जब चुनाव हुए तो जो हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो उसी चीज को ध्यान में रखकर भारत का जो संविधान है उस संविधान की परिकल्पना की गई। तो इस क्रम में सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी से आने वाले, जनरल कैटेगरी से आने वाले 213 सदस्य थे। मुस्लिम 79 मेंबर्स को चुना था। सिख समुदाय से 4 सदस्य थे। महिलाओं की संख्या 15 थी। तो महिलाओं की संख्या अगर मैं बिहार से बात करूं तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है कि बिहार से संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो बिहार से सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा में चुनी जाने वाली महिलाएं एक थी। अब बात करूं एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिसे अनुसूचित जाति बोलते हैं, उसको भी ध्यान में रखा गया और 26 सदस्यों का उसमें भी निर्वाचन हुआ। एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स
अनुसूचित जनजाति 33 सदस्यों का चुनाव यहाँ से भी हुआ। तो दोस्तों ये संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सभी लोगों को लिए ये बहुत कार्यकारी सिद्ध हुई होगी और आपके जो आने वाले एग्जाम है, जैसे अभी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है आपका, और एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी फेज 12 का, तो अदर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। तो उन सभी एग्जाम को देखते हुए मैंने आप सभी के लिए एक क्वालिटी की सीरीज चलाई है। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि नया नया टॉपिक मैं आपके बीच लेके आऊं तो समय समय पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मैं आपके सामने फिर आऊंगा। धन्यवाद।